हेलो दोस्तों, मैं विक्की विद्रोही। स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल विक्की विद्रोही रिकाउंटर बाय हार्ट में। आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। अविनाश अपनी डिटेक्टिव एजेंसी के केबिन में बैठा कुछ काम कर रहा है। तब तक राजू प्रवेश करता है। चलिए सर, आज शाम को सराय रानी ढाबा में खाना खाकर आते हैं। आज बाहर खाने की इच्छा हो रही है, और वो अभी शुद्ध शाकाहारी। आपको तो पता ही है कि सराय रानी ढाबा शाकाहारी खानों के लिए कितना मशहूर है। अविनाश हंसकर बोलता है, राजू तुम भी ना 30 किलोमीटर दूर जाओगे, वो भी खाना खाने के लिए। अच्छा ठीक है, नीतू और इंस्पेक्टर मनोज को भी बुला लेते हैं। मैं तुम दोनों को रात 9 बजे घर से पिकअप कर लूँगा और इंस्पेक्टर मनोज को भी ले लूँगा। थोड़ी देर बाद नीतू केबिन में प्रवेश करती है। अविनाश कहता है, आज रात मैं, राजू और इंस्पेक्टर मनोज सराय रानी ढाबा पर खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तुम्हें भी चलना है क्या? नहीं सर, मैं तो आपके पास आने ही वाली थी। मैं घर जा रही हूँ। आज मेरी सहेली की शादी है। आज मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। मेरा डिनर उधार रहा। इसके बाद नीतू चली जाती है। राजू, मैं भी निकलता हूँ। तुम भी थोड़ी देर बाद एजेंसी बंद करके घर चले जाना। मैं 9 बजे तुमको तुम्हारे घर से पिकअप कर लूँगा। रात 9 बजे अविनाश राजू को उसके घर से पिकअप करता है, और वो तीनों, अविनाश, मनोज और राजू, आजमनगर से सराय रानी ढाबा की तरफ चल देते हैं। अविनाश धीरे धीरे अपनी होंडा सिटी कार को हाईवे पर दौड़ा रहा होता है। ढाबा पर खाना खाने के बाद राजू अविनाश से कहता है, सर इधर कुछ बड़े फार्म हाउस हैं, चलिए उधर का चक्कर लगा कर आते हैं। इसके बाद अविनाश अपनी कार हाईवे से उतारकर कच्ची सड़क पर दौड़ाने लगता है। हालांकि रास्ता कच्चा था पर टूटा फूटा नहीं था। कार धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उन तीनों की नज़र एक फार्म हाउस पर पड़ती है। राजू अविनाश से कहता है, सर कितना खूबसूरत बना हुआ है, काश अपना भी एक फार्म हाउस होता। अबे राजू, तुम्हें पैसे की क्या कमी है? तेरे बाप का इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, खरीद ले एक आध फार्म हाउस। कहाँ सर, वैसे ही पिताजी मुझसे बहुत नाराज़ रहते हैं। कहते हैं दिन भर मुझे जासूसी का भूत सवार रहता है। वो मुझे घर में घुसने देते हैं, इतना क्या बहुत नहीं है? अचानक कार की रोशनी में उन्होंने देखा फार्म हाउस से थोड़ी दूर पर पुलिया पर बैठे एक वृद्ध महिला रो रही है। अविनाश तुरंत गाड़ी रोक देता है। राजू, लगता है यह महिला किसी दिक्कत में है। लेकिन सर, रात के 11 बजे, वह भी ऐसी वीरान जगह पर। चलो आओ पूछते हैं, शायद हम कोई मदद कर सके। इसके बाद वे तीनों गाड़ी से उतरकर महिला के पास चले जाते हैं। अविनाश बड़े अदब से पूछता है, माँ जी माफ़ कीजिएगा, आप क्यों रो रही हैं? क्या आपको कोई कष्ट है? क्या हम लोग आपकी कोई मदद कर सकते हैं? उस महिला ने अपने आंसू पोंछे और अविनाश से कहा, बेटा मेरा गांव यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। बात दरअसल यह है कि मेरा लड़का चंदू एक दिन से घर नहीं पहुँचा है। मैं उसी को यहाँ ढूंढने आई थी। मेरा लड़का इस फार्म हाउस का केयर टेकर है। कल रात को वो यह बोलकर गया था कि देर रात को घर लौटेगा, पर आया नहीं। लेकिन जब वो आज पूरे दिन घर नहीं आया तो मुझे घबराहट होने लगी। इसलिए मैं उसे खोजने फार्म हाउस पर सीधा चली आई। लेकिन मैं यहाँ क्या देखती हूँ कि फार्म हाउस को तो पहले से ही ताला लगा है। अविनाश बोला, लेकिन माँ जी उसका कोई मोबाइल नंबर तो होगा, आपने उस पर कॉल करके देखा कि नहीं? बेटा वो तो मोबाइल घर पर ही छोड़ कर गया है। वो गया भी नाइट सूट में है, और अपनी बाइक भी घर पर ही छोड़ कर गया है। इसका मतलब कहीं पास में ही गया होगा। आपने उसके दोस्त वगैरह से किसी से बात की? अभी नहीं की है, कल सुबह पूछताछ करूँगी। देखिए, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्या वो पहले भी कभी गायब रहा है? नहीं बेटा, वह रात में तो अक्सर गायब रहता है, पर देर रात को घर वापस आ जाता है। माँ जी आप घबराइए नहीं। अगर चंदू कल सुबह तक वापस नहीं आता है तो आप मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दीजिएगा। वैसे चंदू की क्या उम्र है? वह करीब 20 साल का है। वो मेरा बुढ़ापे का एक लौता सहारा है। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ जी सब ठीक हो जाएगा। चलिए आप कार में बैठिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अविनाश उस औरत को उसके घर छोड़ देता है और लौटते समय उसको अपना विजिटिंग कार्ड थमा देता है। माँ जी ये मेरा विजिटिंग कार्ड रख लीजिए,
मैं पेशे से एक प्राइवेट जासूस हूँ। यदि आपको कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो इस पर फ़ोन कर लीजिएगा। इसके बाद अविनाश, मनोज और राजू वापस अपने घर चले जाते हैं। दूसरा दिन उनका कुछ यूं ही गुजरता है। शाम को 7 बजे अविनाश को उसी वृद्ध महिला का फ़ोन आता है। बेटा, मैं मीरा बोल रही हूँ। मैंने पुलिस थाने में अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी है, लेकिन बेटा चंदू अब तक वापस घर नहीं लौटा है। ऐसा उसने कभी नहीं किया है। अब तो मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। अविनाश मीरा को दिलासा देते हुए बोला, माँ जी, मैं कल सुबह आपके घर मिलूंगा। देखता हूँ मुझसे क्या हो पाता है। इसके तुरंत बाद अविनाश इंस्पेक्टर मनोज को फ़ोन लगा देता है। हेलो अविनाश, किस लिए फ़ोन किया भाई? अरे भाई, तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए फ़ोन किया है। अरे रहने दो, तुम बिना मतलब के फ़ोन नहीं करते। बताओ क्या बात है। इसके बाद अविनाश ने इंस्पेक्टर मनोज को चंदू की मां मीरा से हुई सारी बातों से अवगत करा देता है। मनोज कहता है, अब तू यह बता मुझसे क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ तू कल 10 बजे के आसपास सराय रानी पुलिस स्टेशन पर फ़ोन करके कह दे कि वहाँ का इंस्पेक्टर थोड़ी मेरी मदद कर देगा। मिसिंग रिपोर्ट उसी के थाने में दर्ज है। मुझे पता है इंस्पेक्टर कौशिक उस थाने का थानेदार है। मैं कह दूंगा कि आगे से मैं और तू ही इस केस को देखेंगे। मैं समय समय पर इंस्पेक्टर कौशिक को केस के प्रोग्रेस की जानकारी दे दूंगा। कल से तू इस केस पर काम करना शुरू कर दे। दूसरे दिन अविनाश राजू के साथ सराय रानी थाने पहुंचता है। वहां का इंस्पेक्टर कौशिक उसके साथ बड़े अदब से पेश आता है। हेलो मिस्टर अविनाश, गुड मॉर्निंग। मुझे इंस्पेक्टर मनोज ने आपके बारे में बता दिया था। बताइए आपको क्या जानना है? अविनाश ने पूछा। कल इस इलाके की मीरा नाम की एक महिला ने अपने बेटे चंदू की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मैं जानना चाहता हूँ कि इस केस में कोई प्रोग्रेस हुई है कि नहीं। कौशिक कहता है, अब आप तो जानते ही हैं अविनाश जी, नौजवान लड़का है, कहीं भाग गया होगा, थोड़े दिनों बाद वापस आ जाएगा। वह पहले भी अक्सर रातों में गायब रहा करता था। आपने उसके बारे में कुछ पूछताछ की है? लगभग ना के बराबर। आप तो जानते ही हैं कि हम लोगों को इतनी फुर्सत तो मिलती नहीं। चंदू इसी इलाके में एक रईस आदमी है, सुबोध ठाकुर, उसके फार्म हाउस का केयर टेकर था। या यूं कह लीजिए कि फार्म हाउस की देखभाल के साथ साथ सुबोध ठाकुर के लिए सुबह शाम का खाना बनाना, उनके कपड़े धुलना, फार्म हाउस की साफ सफाई करना, सब उसी के जिम्मे था। वो 8 बजे फार्म हाउस पहुंच जाता था और रात में करीब 8 बजे तक रहता था। अविनाश ने पूछा, क्या आप लोग फार्म हाउस गए थे? हाँ, कल शाम को हम लोग फार्म हाउस गए थे, लेकिन फार्म हाउस पहले से ही बंद पड़ा हुआ है। आसपास से हमने पता किया तो लोगों ने बताया कि शायद सुबोध ठाकुर अपनी वाइफ के यहाँ मुंबई चला गया हो। मुझे लगता है चंदू भी उसके साथ मुंबई घूमने चला गया होगा और गलती से अपना मोबाइल उसने अपनी माँ के पास ही छोड़ दिया होगा। जब मन भर जाएगा तो वापस आ जाएगा। अभी तो फिलहाल हमारे पास इतनी ही जानकारी है। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर कौशिक, आगे की तफ्तीश मैं और इंस्पेक्टर मनोज कर लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, बीच बीच में मैं आपकी मदद लूँगा। हाँ, क्यों नहीं। आखिरकार आप पुलिस डिपार्टमेंट की मदद ही तो कर रहे हैं। अविनाश और राजू थाने से निकलकर चंदू के घर की तरफ चले जाते हैं। चंदू की माँ उनको देखते ही कुर्सी लेकर के बाहर आ जाती है। उसने इन दोनों को बैठाया और घर के अंदर थोड़ी देर बाद चाय और पानी लेकर बाहर आ गई। माँ जी, आपको इतनी तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, चंदू अब तक घर वापस लौटा कि नहीं? मीरा ने मायूसी से जवाब दिया। चंदू 11 जून को रात करीब 10 बजे गया था। आज 14 जून है, उसके गायब होने का तीसरा दिन। मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। वो तो कह रहे थे कि जवान लड़का है, थोड़े दिनों में घूमकर फिर वापस चला आएगा। लेकिन बेटा ना जाने क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अविनाश ने दिलासा देते हुए कहा, देखिए माँ जी, अभी मैं इंस्पेक्टर से मिलकर आ रहा हूँ। आपके चंदू को ढूंढने के लिए पुलिस जोर शोर से लगी हुई है। अच्छा पहले कुछ मेरी बातों का जवाब दीजिए। सबसे पहले कुछ अपने बारे में बताइए। बेटा मेरा नाम मीरा है। मेरे पति फौज से सूबेदार पद से रिटायर हुए थे। यह हमारा पुश्तैनी मकान है। इस गांव में थोड़ी सी हमारी खेती है। बाकी मेरे पति की पेंशन और चंदू के थोड़े पैसे से हमारा गुजारा आराम से हो जाता है। करीब 5 साल पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। 11 जून की रात करीब 9 बजे चंदू घर वापस आया था और रात को करीब 10 बजे के आसपास दोबारा कहीं चला गया, यह कहकर कि माँ देर रात तक वापस लौटाऊंगा, पर अब तक नहीं लौटा। उसने यह नहीं बताया कि कहाँ जा रहा है। बेटा मैं कभी भी कुछ उससे पूछती नहीं थी। अच्छा आसपास उसके दोस्तों के बारे में मालूम है? हाँ बेटा, पास में ही उसका एक दोस्त है साहिल। साहिल ही उसका सबसे करीबी दोस्त है। आपने साहिल से कुछ
पूछताछ की है? की थी बेटा, पर साहिल को कुछ भी पता नहीं है। ठीक है माता जी, हमें साहिल का पता बता दीजिए। पता नोट करने के बाद अविनाश और राजू उठ करके साहिल से मिलने चले गए। साहिल उस वक्त अपने घर में मौजूद होता है। अविनाश उसको अपना परिचय बताता है और कहता है कि हम तुम्हारे दोस्त चंदू के बारे में पूछताछ करने आए हैं। आखिरी बार तुम चंदू से कब मिले थे? यही कोई 4 दिन पहले रात के करीब 10 बजे। अविनाश कहता है मतलब 10 जून को, गायब होने से 1 दिन पहले? जी हाँ। ओके, आगे बताओ। हम अक्सर रात में मिलते थे जब वो फार्म हाउस से खाली होकर के लौटता था। तो 10 जून रात के बाद से तुम्हारी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर, हमारी उससे मुलाकात नहीं हुई। बात दरअसल यह है कि मैं भी किसी काम में व्यस्त हो गया। जब उसकी माँ का फ़ोन आया तब मुझे पता लगा कि वो पिछले 3 दिनों से घर नहीं लौटा है। मैं भी उसके बारे में काफ़ी चिंतित हूँ। जब आखिरी बार तुम्हारी उससे मुलाकात हुई थी तो तुमने उसमें कोई व्यवहार में कोई ऐसा परिवर्तन नोट किया? सर, चंदू मेरा सबसे करीबी दोस्त है, फिर भी वो सारी बातें मुझसे नहीं बताता है। लेकिन उस दिन वो कुछ घबराया हुआ सा था, काफ़ी गुमसुम भी था। कैसी परेशानी थी? सर, मैंने बहुत कोशिश की पूछने की, पर उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर में चला गया। कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं? जहाँ तक मुझे पता है उसका लड़की का कोई चक्कर नहीं था। वो बहुत ही सीधा साधा लड़का है सर। बेटा, सीधे साधे लड़के ही फंसते हैं इन सब चक्करों में। अच्छा साहिल, तुम अपना नंबर हमें नोट करा दो। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। यदि तुम्हें चंदू के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो तुम मुझे तुरंत बता देना, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे मुश्किलें भी बढ़ती जाएंगी। सर, एक बात पूछूं, आपको लगता है कि चंदू के साथ कुछ अनहोनी हो गई है? अभी तो कुछ फ़िलहाल कह पाना मुश्किल है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ कि चंदू जिसके यहाँ काम करता था, यहाँ के बड़े रईस लोगों में उसका नाम शुमार है। तुम सुबोध ठाकुर के बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, मैं तो कुछ खास नहीं जानता सुबोध ठाकुर के बारे में। इतना जानता हूँ कि चंदू उन्हीं के यहाँ काम करता था। बाकी सुबोध ठाकुर के बगल वाला जो फार्म हाउस है ना, वो उसके भाई सुशांत ठाकुर का है। और हाँ, दोनों भाइयों में आपस में बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। वैसे भी सर, जिनके पास बहुत पैसा होता है उनका आपस में तकरार भी बहुत ज़्यादा होती है। बस सर, इतना ही मुझे पता है। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद अविनाश और राजू यहाँ से निकलकर सीधे सुबोध ठाकुर के भाई सुशांत ठाकुर के फार्म हाउस पर पहुँचे। जिस समय वे पहुँचे, सुशांत ठाकुर कहीं जाने की तैयारी में था। अविनाश ने सीधे अपनी होंडा सिटी कार पार्किंग में लगाई और अविनाश और राजू ने घर में प्रवेश किया। उनको देखते ही सुशांत ठाकुर चौंक करके पूछा, आप लोग कौन है भाई? मेरे घर में कैसे घुसे चले आए? अविनाश ने कहा, माफ़ कीजिएगा, मुझे कैप्टन अविनाश कहते हैं और यह मेरे सहायक राजू। मैं पेशे से प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। बात दरअसल यह है कि आपके बड़े भाई सुबोध ठाकुर के यहाँ एक केयरटेकर काम करता है, चंदू। चंदू पिछले 3 दिन से लापता है। उसकी माँ ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट सराय रानी थाने में दर्ज कराई है। क्या आप चंदू के बारे में कुछ जानते हैं? सुशांत ठाकुर कहता है, देखिए, चंदू को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वह एक निहायत ही अच्छा लड़का है। सुबोध के घर की देखभाल वही करता है। वो कहाँ गया है और क्यों नहीं आया है, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अविनाश ने कहा, आपके भाई सुबोध का भी फार्म हाउस लॉक है। देखिए, उसके बारे में भी मैं कुछ नहीं बता सकता। अरे, सुबोध आपके भाई हैं, बड़े भाई हैं, सगे भाई हैं। क्या आप नहीं बता सकते कि वो कहाँ गए हैं? इस वक्त यदि हमारा खून का रिश्ता नहीं होता तो मैं उसका खून कर देता। अरे भाई, अपने भाई से ऐसी भी क्या नाराज़गी? वो भाई नहीं, धोखेबाज है। पिताजी ने मरते वक्त प्रॉपर्टी के 2 हिस्से किए थे, लेकिन उसने सारी अच्छी ज़मीन हड़प ली और मुझे बंजर ज़मीन दे दी है। पिताजी के बहुत सारे पैसे भी उसने हड़प लिया। इन्हीं सब बातों को लेकर मैंने उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस भी कर रखा है। इसलिए वह कहाँ जाता है, कहाँ आता है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। अच्छा, सुबोध ठाकुर के घर में उनके अलावा कौन कौन है? वह यहाँ अकेले रहता है। उसकी पत्नी रीमा ठाकुर मुंबई में जॉब करती है। वह बहुत ही अच्छे नेचर की औरत है। मेरी भाभी होने के नाते मेरी उससे बीच बीच में बात हो जाती है। आप कभी कभी उससे मिलने भी जाते हैं? हाँ, जब कभी बिजनेस के सिलसिले में मुझे मुंबई जाना पड़ता है, मैं उससे मिलने जाता हूँ। आपका किस चीज़ का बिजनेस है? देखिए, वैसे तो मेरी खेती बहुत बड़ी है।
हम लोग खेती बहुत लार्ज स्केल पे करते हैं, पर मेरा कुछ दवाइयों और केमिकल का कारोबार भी है। इसी सिलसिले में कभी कभी मुंबई जाना पड़ता है। अच्छा, एक काम करिए, मुझे अपना और अपनी भाभी रीमा का मोबाइल नंबर दीजिए, और रीमा का मुंबई का पता भी। आपके भाई सुबोध और चंदू कुछ दिन तक नहीं लौटे तो हमें मुंबई जाकर रीमा से भी उनके बारे में पूछताछ करनी होगी। और कोई खास बात जो आप हमें बताना चाहते हो? देखिए अविनाश जी, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, मेरा मेरे भाई से कोई संबंध नहीं है। इसलिए वो कहाँ जाता है, कहाँ आता है, उसके संबंध किससे हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है सुशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशांत से मिलने के बाद अविनाश और राजू उनके घर से बाहर आते हैं। अविनाश राजू से कहता है, राजू आओ सुबोध के फार्म हाउस का एक बार चक्कर लगाते हैं। गेट खोल करके वो लोग ध्यान से लॉन के चक्कर लगाते हैं। पिछली रात बारिश होने की वजह से लॉन की मिट्टी काफ़ी गीली हो गई थी, इसलिए लॉन में कोई भी निशान मिल पाना बहुत ही मुश्किल था। पूरी फार्म हाउस चारों तरफ से बंद थी। राजू अविनाश से कहता है, सर आसपास के दरवाजे और खिड़कियों में धक्का लगाकर देखे क्या? हो सकता है कुछ खुला हो सकता है सुबोध कोई दरवाजा या खिड़की जल्दबाजी में खुला छोड़ गया हो। नहीं राजू, अभी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। हमें इन सब के लिए इंस्पेक्टर मनोज को अपने साथ रखना होगा। अभी तो फिलहाल देखने में ऐसा ही लगता है कि सुबोध सब कुछ बंद करके कहीं चला गया है। इसके बाद अविनाश और राजू इंस्पेक्टर मनोज से मिलने उसके थाने पहुंच गए। मनोज बोला, और अविनाश कहाँ से आ रहे हो? बस यार, सराय रानी चला गया था। चंदू के बारे में कुछ पता चला? कुछ खास नहीं। चंदू 11 जून रात से अब तक लौटा नहीं है। चंदू का मालिक सुबोध का भी घर बंद पड़ा हुआ है। मैंने सुबोध का नंबर भी ट्राई किया, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। अविनाश, अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? मनोज यार, मैं सोच रहा हूँ पहले मैं सुबोध ठाकुर की पत्नी रीमा ठाकुर से मुंबई में मिलना चाहूँगा। हो सकता है उसको कुछ पता हो कि इस समय सुबोध ठाकुर कहाँ है। सुबोध से ही हमें चंदू के बारे में कोई जानकारी पता लग सकती है। और दूसरी बात कि सबके कॉल रिकॉर्ड को बड़ी बारीकी से चेक करना पड़ेगा। ठीक है अविनाश, तुम इस केस पर अनऑफिशियली काम करो। तुमको मेरी कहीं भी मदद चाहिए, मैं हमेशा तैयार हूँ। फिलहाल अभी मैं चलता हूँ। इसके बाद राजू और अविनाश वापस अपनी डिटेक्टिव एजेंसी आ गए। नीतू ने सीधे कॉफ़ी लेकर के रूम में प्रवेश किया। अविनाश ने अपना सिगार चला लिया और कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने लगा। चुप्पी को तोड़ते हुए नीतू ने अविनाश से पूछा, सर क्या कोई पेचीदा केस हाथ लगा है? नीतू, अभी तो यह कह पाना मुश्किल है। फिलहाल इस बारे में मुझे जितनी जानकारी है तुम नोट कर लो। उसके बाद अविनाश और राजू ने नीतू को इस केस के बारे में सारी जानकारियाँ नोट करा दी। जानकारियाँ नोट करने के बाद नीतू ने अविनाश से कहा, सर पता नहीं क्यों मुझे इस केस में किसी भयावह साजिश की बू आ रही है। तब तक राजू ने तपाक से पूछा, किस बात पर तुम ऐसा कह रही हो? चंदू भी गायब है, उसका मालिक सुबोध भी गायब है। सबसे खास बात, चंदू का मोबाइल उसके घर पर ही पड़ा हुआ है। आज के ज़माने में ये थोड़ा मुश्किल लगता है। लग रहा है कि जैसे वह जानबूझ करके मोबाइल घर छोड़ कर गया हो। अगर वो किसी मुसीबत में ना होता तो अब तक अपनी माँ को किसी भी माध्यम से सूचना दे दिया होता। शायद नीतू तुम ठीक कह रही हो। राजू एक काम करो, चलो मैं और तुम मुंबई चलते हैं, देर रात वापस आ जाएंगे। नीतू तुम भी एजेंसी बंद करके घर चले जाना। रात को राजू और अविनाश रीमा के मुंबई वाले घर पर पहुंचते हैं। रीमा दरवाजे पर उन्हें देखकर आश्चर्य प्रकट करती है। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। देखिए, मैं आजमनगर से आया हूँ, मुझे प्राइवेट डिटेक्टिव अविनाश कहते हैं। एक मिसिंग केस के सिलसिले में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। किसके मिसिंग केस के सिलसिले में? आपके हस्बैंड सुबोध ठाकुर का केयरटेकर चंदू 11 जून रात से गायब है और आज 14 जून है, वो अब तक घर नहीं लौटा है। और आपके हस्बैंड का फार्म हाउस भी बंद है। क्या आप बता सकती हैं आपके पति कहाँ हैं? जहाँ तक मुझे याद है 7 जून से लेकर 11 जून तक मेरी पति से बात हुई थी। हाँ, उसके बाद नहीं हुई है। वह इस समय कहाँ गए हैं यह मुझे नहीं पता है। मैं भी पिछले 2-3 दिनों से उनके फ़ोन पर ट्राई कर रही हूँ, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन मुझे तो आपके चेहरे पर कोई चिंता नज़र नहीं आती। देखिए, मेरे पति और मेरी एकदम नहीं पटती है। मुझे तो उसके सराय रानी फार्म हाउस गए हुए भी 6 महीने से ऊपर हो गया है। ना तो वो मुझसे कुछ खास मतलब रखते हैं और ना मैं उनसे कुछ खास मतलब रखती हूँ।
7 जून से लेकर 11 जून तक आपके पति से क्या बात हो रही थी? वो मुझे तलाक देना चाहते हैं। तो क्या आप तलाक नहीं देना चाहती हैं? तलाक से मिलने वाली रकम देने के लिए वो अब मुझे तैयार नहीं है। इन सब बातों को लेकर के मैं काफ़ी अपसेट थी। मैं ऑफिस भी नहीं गई थी, मैं अपने घर पर ही थी। आप चाहे तो पता कर सकते हैं। आपके हस्बैंड का किसी औरत से चक्कर है? मुझे नहीं पता है और मैं जानना भी नहीं चाहती। अच्छा, आप क्या नौकरी करती हैं? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। एक आखिरी सवाल, आपके देवर से हमारी बात हुई थी, वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था। सुशांत ठाकुर एक बहुत ही अच्छा आदमी है। वो जब भी किसी बिजनेस के सिलसिले में मुंबई आता है तो वह मुझसे ज़रूर मिलता है। वो अपने भाई जैसा नहीं है, वो बहुत ही शांत और अंडरस्टैंडिंग है। देखिए रीमा जी, ये पुलिस केस है, इसमें आप कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करिएगा। ये मेरा विजिटिंग कार्ड रख लीजिए। चंदू और सुबोध के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो आप मुझे इस नंबर पर फ़ोन करिएगा। मुझे यदि आपकी ज़रूरत हुई तो आपको आजमनगर आना ही होगा। अब मैं चलता हूँ। जाते जाते अविनाश गेट से वापस आ गया। माफ़ कीजिएगा रीमा जी, मुझे आपके पति के फार्म हाउस की चाबी चाहिए। वो क्या है कि फार्म हाउस लॉक है और मैं पुलिस के साथ फार्म हाउस की तलाशी लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर आप मुझे ये चाबी वापस कर दीजिएगा। चाबी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फार्म हाउस की चाबी लेकर अविनाश और राजू वापस आजमनगर के लिए चल देते हैं। रास्ते में रुक कर के वह एक जगह खाना खाते हैं। खाना खाने के दौरान राजू अविनाश से पूछता है, सर कहाँ से शुरुआत करें? यहाँ तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है। राजू, एक काम करो, कल सुबह टेलीकॉम ऑफिस से सुबोध, सुशांत, चंदू का दोस्त साहिल और सुशांत की बीवी रीमा, इन सब का करीब पिछले 1 महीने का कॉल रिकॉर्ड निकलवाना। लगता है इसी से कुछ पता चलेगा। इसके बाद वो दोबारा आजमनगर के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरे दिन यानी 15 जून को करीब दोपहर के बाद राजू को सबके कॉल रिकॉर्ड्स मिल पाए। एजेंसी में बैठकर अविनाश नीतू और राजू से मिलकर सारे कॉल रिकॉर्ड का अध्ययन करता है। राजू ने अविनाश से कहा, 7 जून से 11 जून तक रीमा की सुबोध से बातचीत हुई है और सुबोध के नंबर पर एक कॉल और आई है, और 11 जून के बाद सुबोध की किसी से कोई बात नहीं हुई है। मुझे लगता है उसका फ़ोन तभी से बंद है, क्योंकि 11 जून के बाद सुबोध के फ़ोन पर कोई कॉल नहीं है। चंदू का भी फ़ोन रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब राजू, रीमा सही बोल रही है। लेकिन सर, एक खास बात है, 7 जून से 11 जून तक रीमा और सुबोध में आपस में बातचीत हुई है, पर चंदू की सुबोध से एक बार भी बात नहीं हुई है। तब तक नीतू ने कहा, हो सकता है 7 जून से 11 जून के दौरान सुबोध को कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई हो चंदू से बात करने की। राजू ने कहा, लेकिन सर केवल इन दिनों में अचानक ऐसा क्या हो गया कि सुबोध को एक बार भी जरूरत महसूस नहीं हुई चंदू से बात करने की, जबकि 7 जून से पहले वो हर दिन ही चंदू से बात करता है, वो भी कई बार। आखिरकार चंदू सुबोध के फार्म हाउस का केयर टेकर है। ठीक है, इस पे बाद में गौर करेंगे। बाकी फ़ोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? राजू ने कहा, सुशांत का भी फ़ोन रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। पिछले 30 दिनों में सुशांत ने सुबोध से कभी कोई बातचीत नहीं की है। अलबत्ता सुशांत ने रीमा ठाकुर से जरूर 3-4 बार बातें की है, लेकिन वह कॉल मुश्किल से 1 या 2 मिनट की है। और सर, चंदू के दोस्त साहिल की चंदू से लगातार बात होती रही है, और यह बात साहिल ने खैर कबूला भी था कि उसकी चंदू से अक्सर फ़ोन पर बात होती है और वह रात में भी अक्सर मिलते हैं। इसका मतलब राजू, रीमा, सुशांत और साहिल भी शक के दायरे में फ़िलहाल नहीं है। तब तक नीतू बोल पड़ी, सर एक बात है, 7 जून से 11 जून के दौरान रीमा के अलावा सुबोध को जिस नंबर से कॉल आई है उस नंबर से सुबोध की 7 जून से पहले भी लगातार बात हुई है, और ये कॉल अचानक 11 जून से सुबोध के नंबर पे आना बंद हो गई है। अविनाश ने कहा, मतलब 7 जून से पहले सुबोध ने इस नंबर पर लगातार फ़ोन किया है और इस नंबर पर लगातार फ़ोन आया भी है। इस नंबर को नोट कर लो और यह पता करो यह नंबर किसका है, उसका एड्रेस वगैरह ले लो। और कोई ख़ास बात? तब तक नीतू फिर बोली, रीमा की भी बात एक नंबर से लगातार हो रही है और उस नंबर पर भी फ़ोन आ रहा है। राजू, यह नंबर भी नोट कर लो, इन दोनों नंबर के बारे में जानकारी हासिल करो। लेकिन सर, क्या आपको इसमें कुछ संदेहास्पद लग रहा है? अविनाश बोला, 1-2 बातें हैं जो मेरे मन को थोड़ा सा खटक रही है। सुबोध की चंदू से लगातार बात होती रही है, लेकिन 7 जून के बाद इनमें कोई बातचीत नहीं हुई है। सुबोध की एक नंबर से और लगातार बात हो रही थी, लेकिन 11 जून के बाद उस नंबर से भी बातचीत बंद हो गई है।
क्योंकि 11 जून के बाद सुबोध का फ़ोन बंद आ रहा है। देखने से यह लगता है कि सुबोध इन दोनों के टच में सबसे ज़्यादा रहा है। राजू बोला, इसका मतलब सर यही लगाया जा सकता है कि 11 जून के बाद सुबोध कहीं चला गया और अपना फ़ोन बंद कर दिया। अविनाश बोला, लेकिन क्यों? सुबोध का फ़ोन 11 जून के बाद से बंद आ रहा है। क्यों 7 जून से लेकर 11 जून तक उसने सिर्फ 2 लोगों से बात की, एक रीमा और दूसरा नंबर जिसका हमें पता लगाना है। क्यों उसने 7 जून से 11 जून तक चंदू से बात नहीं की, जबकि चंदू फार्म हाउस में मौजूद था? और 11 जून के बाद ना तो चंदू का पता है ना ही उसके मालिक सुबोध का। राजू, तुम एक बात का और पता लगाना कि सुबोध की मोबाइल क्या लोकेशन क्या थी। सुबोध की मोबाइल की लोकेशन क्या थी, खास करके उस समय जब उसने अपनी बीवी रीमा से बात की है। मेरा मतलब है 7 से 11 जून के दौरान। ठीक है सर, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद नीतू और राजू अपने अपने काम में लग जाते हैं। रात को करीब 10 बजे राजू अविनाश के घर पहुँचता है। अरे राजू, तुम इस समय? सर, मैंने उन दोनों नंबर का पता लगा लिया है। अरे तो सुबह बता देते भाई। तुम भी ना। सोचा कि रात में आपके साथ एक कप कॉफ़ी पी जाए और इस केस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए। अच्छा ठीक है, चलो आओ टेरेस पे चलते हैं। अविनाश अपनी माँ को कॉफ़ी और बनाने का ऑर्डर देकर टेरेस पर बैठ जाता है। बताओ राजू, क्या पता लगा? सर, सुबोध की लगातार जिस नंबर पे बात होती रही है वह नंबर एक लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड है। लड़की का नाम सोनाली है और वह सराय रानी में अपना एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। पता भी उसने ब्यूटी पार्लर का ही दे रखा है। और दूसरा नंबर, सुबोध की बीवी रीमा की जिस नंबर से लगातार बात होती है उसका नाम अमन है। उसने मुंबई का पता दे रखा है। जिस समय सुबोध की अपनी पत्नी रीमा से बातचीत होती रही है, मेरा मतलब 7 जून से 11 जून तक, उसके मोबाइल की लोकेशन उसके फार्म हाउस के आसपास की लोकेशन है। अविनाश ने कहा, इसका मतलब 11 जून के बाद से चंदू और उसका मालिक सुबोध एक साथ गायब हैं। सर, मुझे तो इस केस में कोई दम नज़र नहीं आ रहा है। चंदू और उसका मालिक सुबोध कहीं घूमने के लिए गए हैं और थोड़े दिनों में वापस आ जाएंगे। हम बेकार में अपना और पुलिस दोनों का ही समय नष्ट कर रहे हैं। राजू, मुझे सुबोध की चिंता नहीं है, मुझे चिंता हो रही है चंदू की और उसके विधवा माँ की। चंदू बहुत ही सिंसियर लड़का है, ये बात उसकी माँ भी बोल रही थी और उसका दोस्त भी बोल रहा था। तो सर, आपका आगे क्या प्लान है? चलो एक बार सराय रानी चल के पूछताछ कर लेते हैं, हमें जल्दी कुछ करना होगा। राजू कॉफ़ी पीकर अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन करीब 10 बजे अविनाश और राजू सराय रानी पहुंचते हैं। सबसे पहले वह चंदू के दोस्त साहिल से मुलाकात करते हैं। अविनाश साहिल से कहता है, साहिल, क्या तुम्हारे दोस्त का कुछ पता चला? उसके बारे में कोई खबर मिली? सर नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं चला। दोस्त के गायब होने में दोस्त का ही हाथ होता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। नहीं सर, आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। चंदू मेरा बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। क्या मतलब? क्या तुम्हें विश्वास है कि वह इस दुनिया में अब नहीं है? अरे नहीं सर, ऐसा मत बोलिए, वह तो मेरे जवान से फिसल गया था। बेटा, सच्चाई जवान से निकल ही जाती है। वैसे तुम चाहो तो हम पुलिस को मौका दे सकते हैं, तुमसे वो अपने ढंग से कबूल करवा लेगी, क्योंकि अभी तक पुलिस को भी कोई क्लू नहीं मिला है और अब तक मुझे भी कोई क्लू नहीं मिला है। सर, इन सब में मुझको मत घसीटो प्लीज़। अभी तो तुम कह रहे थे वो तुम्हारा घनिष्ठ मित्र है, लगता है तुम नहीं चाहते कि वो वापस आए। नहीं सर, मैं दिल से चाहता हूँ कि वो सही सलामत वापस आ जाए। तो जो कुछ भी चंदू के बारे में जानते हो साफ साफ बता दो। सराय रानी बाजार में एक औरत है सोनाली, वो ब्यूटी पार्लर चलाती है। सर, वह एक अच्छी औरत नहीं है, 1-2 बार जेल में भी बंद हुई है। आसपास के लोग तो कहते हैं कि उसका सुबोध और सुशांत दोनों से चक्कर है। कभी कभी सुबोध साहब की कार से चंदू सोनाली को उसके फार्म हाउस में छोड़ जाता था। हाँ, इतना जरूर है कि मैंने अक्सर सुबोध ठाकुर के छोटे भाई सुशांत को अकेले में चंदू से बात करते देखा है, पर उनके बीच क्या क्या बात होती थी ये मुझे नहीं पता है। बस सर, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बताया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और प्लीज़ सर, सुबोध और सुशांत ठाकुर इस शहर के बहुत ही रईस आदमी हैं। उनको अगर इसकी जरा भी भनक लग गई कि मैंने आपको सोनाली के बारे में बताया तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। आपका क्या है, आप तो पूछताछ करके आजमनगर वापस चले जाएंगे, लेकिन मुझे तो यही रहना है। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। वैसे अच्छा किया जो तुमने मुझे ये सब बता दी। इसके बाद अविनाश और राजू सराय रानी थाने पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर कौशिक बहुत गर्मजोशी से मिलता है। उसने कहा, इंस्पेक्टर मनोज से मेरी बात हुई थी, वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। आप परोक्ष रूप से पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत ही मदद करते हैं। कुछ पता चला चंदू के बारे में?
नहीं, अभी तो पता नहीं चला है, लेकिन एक बात बताइए, बाजार में सोनाली नाम की एक औरत का ब्यूटी पार्लर है। पता चला है कि वह 1-2 बार थाने में तलब भी की गई थी। बिल्कुल सही सुना है आपने अविनाश जी। ब्यूटी पार्लर की आड़ में वो नशे का धंधा भी करती है। इसी सिलसिले में पुलिस ने 1-2 बार उसके ब्यूटी पार्लर में छापा भी मारा था। खैर, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और वो चरित्र से भी बहुत अच्छी नहीं है। बट एनीवेज, ये किसी का व्यक्तिगत मामला है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अविनाश बोला, पर हम लोग उससे पूछताछ करने के लिए जाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चले जाइए। अगर आप चाहते हैं तो मैं भी चलूं। नहीं, अभी आपको चलने की जरूरत नहीं है, अभी मैं काफ़ी हूँ। ज़रूरत होगी तो मैं बताऊंगा। इसके बाद अविनाश और राजू सोनाली से पूछताछ करने के लिए उसके ब्यूटी पार्लर पहुंचते हैं। औपचारिकता के बाद अविनाश सोनाली से पूछता है, सोनाली जी, हम अभी थाने से आ रहे हैं। मुझे पता चला है कि आप नशे के धंधे में 1-2 बार थाने में तलब हुई हैं और अपने रसूख के इस्तेमाल से आप बच भी गई हैं। सोनाली शक पकाते हुए बोली, पुलिस को गलतफहमी हो गई थी, इसलिए वह मुझे पकड़ कर ले गई थी। अविनाश ने सोनाली को चंदू की फोटो दिखाई। क्या आप इस लड़के को पहचानती हैं? हाँ, क्यों नहीं। यह सुबोध ठाकुर के फार्म हाउस का केयर टेकर है। कितनी बार मुझे ये फार्म हाउस लेकर गया है और फार्म हाउस से रिटर्न मुझे मेरे घर तक छोड़ा है। कैसा लड़का है चंदू? निहायत ही शरीफ और सज्जन लड़का है। वो 11 जून की रात से लापता है और सुबोध ठाकुर का भी फ़ोन 11 जून से स्विच ऑफ आ रहा है। सुबोध भी अपने फार्म हाउस में मौजूद नहीं है। सोनाली ने कहा, मैं भी उसका फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये सुनकर अविनाश ने कहा, लेकिन आपकी बात सुबोध से करीब 7 जून से 11 जून के बीच हुई है। सोनाली ने कहा, नहीं, 7 जून से 11 जून के बीच मैंने उसे फ़ोन जरूर किया था, पर चंदू ही सुबोध का फ़ोन उठा रहा था। चंदू बार बार यही कह रहा था कि सुबोध साहब कहीं बाहर गए हुए हैं और 11 जून के बाद से तो सुबोध का फ़ोन बंद आ रहा है। अविनाश ने कहा, चलिए मान लेते हैं कि 7 जून के बाद से आपकी सुबोध से कोई बात नहीं हुई है, पर कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि आपकी सुबोध से काफ़ी बातचीत होती रही है। सुबोध मेरे काफ़ी करीबी हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कितने करीबी हैं? अगर मैं फार्म हाउस में उनके यहाँ रात गुजारती हूँ तो आपको समझ लेना चाहिए कि मैं कितनी करीब हूँ। ठीक है, एक बात पूछो, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? पूछिए। वैसे भी मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। सुना है रात तो आप उनके छोटे भाई सुशांत ठाकुर के साथ भी गुजारती हैं। सुशांत से पहले मेरा संबंध था, लेकिन बाद में मेरा संबंध टूट गया। क्यों? कोई खास वजह? उन्होंने सुबोध के खिलाफ केस कर रखा है। मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने उनसे मेल जोल कम कर दिया है। ऐसा नहीं कि मेरी उनसे बातचीत नहीं है। ठीक है सोनाली जी, पुलिस आप पर नज़र रखे हुए है, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, जाइए, मुझे पता है पुलिस कहाँ नज़र रखती है। इसके बाद अविनाश और राजू अपने एजेंसी वापस चले आते हैं। आते ही नीतू ने पूछा, क्या हुआ सर, कोई सफलता मिली? अभी तो हमने सिर्फ पूछताछ की है। मुझे चंदू के गायब होने की कोई वजह समझ में नहीं आ रही है। अभी तक चंदू नहीं मिल रहा है और अब यह सुबोध भी नहीं मिल रहा है। सुबोध की ना तो अपने भाई से पटती है, ना ही उसकी वाइफ से पटती है। शायद इसीलिए किसी ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई है। कहाँ से शुरुआत की जाए यह पता ही नहीं चल रहा है। तब तक नीतू ने कहा, सर एक बात कहूँ, ऐसा तो नहीं कि चंदू की हत्या हो गई हो, इसमें उसके मालिक सुबोध ठाकुर का हाथ हो और चंदू की हत्या के बाद से सुबोध फरार हो गया हो। हत्या की कोई वजह? नीतू ने कहा, हो सकता है चंदू का सोनाली से कोई संबंध हो गया हो, क्योंकि चंदू सोनाली को ले जाता और ले आता था, या सुबोध ने कभी चंदू को उसके छोटे भाई सुशांत से बात करते देख लिया हो और यह बात सुबोध को नागवार गुजरी हो और सुबोध चंदू का मर्डर करके फरार हो गया हो। क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ गायब होने के बारे में सोच रहे हैं, जबकि हमें कत्ल की संभावना पर भी विचार करना चाहिए। सर चंदू को गायब हुए काफ़ी दिन हो आए हैं। तब तक राजू ने कहा, यदि सुबोध ने चंदू की हत्या की है तो उसकी लाश हमें मिलनी चाहिए। अविनाश बोला, लाश तो सुबोध कहीं भी फेंक सकता है। राजू बोला, लेकिन सर हमें कम से कम उस फार्म हाउस की तलाशी तो लेनी चाहिए। फार्म हाउस की चाबी आप सुबोध की वाइफ रीमा से लेकर के ही आए हैं। हाँ ठीक है, चलो ऐसा करके भी एक बार देख लेते हैं। अविनाश इंस्पेक्टर मनोज को फ़ोन मिला देता है। मनोज यार, यदि तुम इजाज़त दो तो मैं सुबोध के फार्म हाउस की तलाशी लेना चाहूँगा। मनोज बोला, अरे इसमें इजाज़त की क्या बात है भाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम स्नीफर डॉग्स का इंतजाम कर दो। हम कुत्ते की मदद से तलाशी लेना चाहते हैं। ठीक है, इंतजाम हो जाएगा। कब आना है?
हम शाम को करीब 5 बजे पहुंचेंगे, तब तक तुम भी अपने दलबल के साथ पहुंच जाना। ठीक है, मैं भी अपने 2 कांस्टेबल और फोरेंसिक्स एक्सपर्ट के साथ फार्म हाउस पर ठीक शाम को 5 बजे उपस्थित रहूँगा। शाम को 5 बजे अविनाश और राजू फार्म हाउस पहुँच जाते हैं। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर मनोज भी अपने 2 कांस्टेबल और फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ पहुँच जाता है। सबसे पहले अविनाश फोरेंसिक एक्सपर्ट से कहता है वह दरवाजे और खिड़कियों पर के निशान उठाने की कोशिश करे, और इसी बीच अविनाश, इंस्पेक्टर मनोज और राजू स्निफर डॉग के साथ फार्म हाउस के चारों तरफ लॉन का चक्कर लगाने लगते हैं। बिल्डिंग के ठीक पीछे पेड़ के नीचे खड़े होकर के कुत्ते भौंकने लगता है। अविनाश कहता है, यार मनोज, मुझे लगता है यहाँ कुछ है। इंस्पेक्टर मनोज तुरंत अपने कांस्टेबल को वहाँ खुदाई करने का आदेश देता है। करीब 5 फीट खोदने के बाद उनको एक लाश दिखाई देती है।